Good morning, students. In our last class, we have discussed the vertebrates और vertebrates में हमने जो first part है वो discuss कर लिया था, that is the cyclostomata. Now from today, we are going to start with the next topic, that is the Pisces. Now, what do we mean by the Pisces and which kind of properties does this kind of animals possess? That thing we are going to discuss. मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि जितनी भी फिश होती हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर आती हैं. सो पाइसेस का मतलब होता है बेसिकली फिश. दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स. पाइसेस में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स या प्लेट्स. इनकी जो स्किन है वो स्केल्स से या प्लेट से कवर्ड होती है. They obtain oxygen dissolved in water by using gills. इनको जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू मिलता है. वो ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है वो ऑक्सीजन को ही गेन करते हैं. किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. एंड अ मस्कुलर टेल. इनकी जो टेल है वो मसल्स से बनी होती है, मस्कुलर टेल होती है, जिसका कि ये यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये उस मस्कुलर टेल का यूज़ करते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनमें 2 चैम्बर्स होते हैं. इनके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं. अनलाइक द 4 दैट ह्यूमंस हैव. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जबकि इनके हार्ट की अगर हम बात करें तो इनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स होते हैं. दे ले एग्स. ये एग्स ले करते हैं. मतलब वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिश. हम बहुत सारी फ़िश के बारे में सोच सकते हैं. हमको पता है बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की फ़िश होती हैं. सम विथ स्केलेटन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज. कुछ में स्केलेटन होता है, मतलब कुछ में हड्डियाँ होती हैं और वो पूरी तरीके से कार्टिलेजेस की बनी होती हैं, मतलब हड्डियों की बनी होती हैं. सच एज शार्क. एंड सम विथ स्केलेटन मेड अप ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज. कुछ जो है वो बोन्स की बनी होती हैं और कार्टिलेजेस की बनी होती हैं, सच एज टूना फिश और रोहू फिश. So these are the 2 types of categories in which the fish can be categorized. As you can see here, these are the kinds of fishes that we have, that we can get in the Pisces category. Right? You can see in the picture here. Now the next type of category that we are going to discuss here is the amphibia. Amphibia में वो animals आ जाएंगे जो कि लैंड पर रहने के साथ साथ वाटर में भी रहते हैं. सो ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको बोला जाता है एम्फीबियंस और एम्फीबिया. वो जिस कैटेगरी में आते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबिया. दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स. इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं हमको दिखते हैं. इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन. और इनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड होते हैं और इनका जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं. रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स. इनमें जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू होता है या कभी कभी गिल्स के थ्रू भी होता है. दे ले एग्स. ये भी एग्स ले करते हैं. दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. ये वो एनिमल्स हैं जो कि लैंड पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, सेलेमेंडर्स. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द amphibians. Right here in the picture you can see all these are the examples of the amphibian animals. Right. The next category is of reptilia or we can say reptiles. reptiles means ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं उनको बोला जाता है reptiles. These animals are cold blooded. ये cold blooded animals होते हैं. Have scales and breathe through lungs.
इनमें इनकी बॉडी पर भी स्केल्स होते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, आपको पता है स्नेक्स की बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और वो सांस कैसे लेते हैं? लंग्स के थ्रू। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, जहाँ ज़्यादातर रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट्स, जो क्रोकोडाइल है उसमें फोर चैम्बर हार्ट होते हैं। ऑल्सो एक चीज़, जो क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, ना कि एम्फीबियंस की कैटेगरी में। दे ले एग्स विथ टफ कवरिंग्स, और ये भी जो हैं वो एग्स ले करते हैं, और इनके जो एग्स होते हैं उनकी बहुत हार्ड कवरिंग होती है। एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपने लेग्स वाटर में ले नहीं करते हैं एम्फीबियंस की तरह। स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में स्नेक्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं, लिजार्ड्स मतलब जो छिपकलियाँ होती हैं वो, एंड क्रोकोडाइल मगरमच्छ, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एव्स। एव्स मतलब वो एनिमल्स जो कि हवा में उड़ते हैं। ऑल दीज एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एव्स। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एंड हैव अ फोर चैम्बर्ड हार्ट्स, और इनका जो हार्ट होता है उसमें भी फोर चैम्बर्स होते हैं, जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स। दे ले एग्स, ये भी एग्स ले करते हैं। There is an outside covering of the feathers and the two forelimbs are modified for flight. इनमें feathers होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो feathers से कवर होती है, मतलब पंख पंख लगे होते हैं इनकी बॉडी पर, और इनके जो फोरलिम्स हैं वो पंखों में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे कि इनको उड़ने में हेल्प मिलती है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। हियर यू कैन सी ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एव्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज मैमेलिया। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। They have mammary glands for the production of milk to nourish their young ones. इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये अपने बच्चों को फीड कर सकें, अपने यंग वंस को खाना खिला सकें। देयर स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स। इनकी जो स्किन है उनमें हेयर्स होते हैं, ऑल्सो स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट और ऑयल को रिलीज़ करते हैं। Most mammal familiar to us produce live young ones. ज़्यादातर मैमल्स जो हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। However, a few of them like the platypus and echidna lay eggs. कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि एग्स ले करते हैं, जैसे कि प्लेटिपस एंड echidna, एंड सम लाइक कंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। और कंगारूज ऐसे मैमल्स हैं जो कि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बट उनके जो यंग वंस होते हैं वो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन द फिगर। द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इन शोन इन द फिगर दिस। सो यहाँ पर इस फिगर में हम देख सकते हैं ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स, और हम यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिन कैटेगरीज़ के बेसिस पर हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सब को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने सबके बारे में पढ़ा कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं इनको क्लासीफाई करने के लिए, राइट? नाउ कैरोलस लिनानियस कार्ल वॉन लिनी वॉज बॉर्न इन द स्वीडन एंड वॉज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये एक डॉक्टर थे प्रोफेशन से। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एट द एज ऑफ 22 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पेपर ऑन प्लांट्स। 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था
यहाँ पे पेपर पब्लिश करने का मतलब है इनका रिसर्च पेपर, इन्होंने एक रिसर्च की थी जस्ट 22 ईयर्स की एज में, while serving as a personal physician of a wealthy government official। इन्होंने एक फिजिशियन के तौर पर, एक गवर्नमेंट फिजिशियन के तौर पर सर्विस दी है। ही स्टडीड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन हिज एम्प्लॉयर्स गार्डन। इन्होंने प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी किया अपने एम्प्लॉयर के गार्डन में। लेटर ही पब्लिश 14 पेपर्स एंड ऑल्सो ब्रॉट आउट द फेमस बुक सिस्टमा नेचुरे फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टेक्सोनॉमिकल रिसर्चेस हैव टेकन प्लेस। इसके बाद उन्होंने एक बहुत फेमस बुक रिलीज़ की और उस बुक के हेल्प से जितनी भी टेक्सोनॉमिकल रिसर्चेस हैं वो टेक प्लेस हुई। His system of classification was simple scheme for arranging plants so as to be able to identify them again। उनका ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो एक काफ़ी सिंपल सी स्कीम थी जिसमें उन्होंने प्लांट्स को अरेंज किया था इस बेसिस पे जिस बेसिस पे वो उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, उस बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को अरेंज किया था, राइट। तो जैसे हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा एक चार्ट के फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इस चार्ट के फॉर्म में, राइट। सो एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहा जा सकता है कि जिनमें सेल्स का क्लासिफिकेशन होता है या जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें आ जाएगा पॉरीफेरा। अब जिनमें टिश्यूज़ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला, नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। नेक्स्ट इज सुडोकोलम एंड कैलोडोमेट। अब इसमें भी जिसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में कैविटी नहीं होती है, उसमें अगेन हमको 2 कैटेगरीज मिल गई, दैट इज कैलेंटरएटा एंड प्लेथीहेमेल्थिस। सुडोकोलियम में नेमाटोडा एंड कैलिमोलेट में अगेन 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन, mesodermal cells from a single cell during growth of an embryo and column formed from the pouches pinched off from the endoderms। इसमें अगेन एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। और जो बचे हुए हैं दैट इज जिसमें नोटोकॉड है, सॉरी जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है और जिसमें नोटोकॉड एब्सेंट है। अब जिसमें नोटोकॉड एब्सेंट है उसका एग्जाम्पल हो गया एकाइनोडर्मेटा, और जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है वो हो गए कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को आपने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है इन लीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रुडिमेंट्री, और जिसमें नोटोकॉड एक वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो गई। अब जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है एक रुडिमेंट्री ऑर्डर में, उसमें आ जाएगा आपका प्रोटोकॉर्डेटा, और सेकंड में जिसमें वर्टिब्रल आ गया उसमें आ जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम आ गया उसमें आ जाएंगे आपके वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डाटा जो वर्टिब्रेट्स हैं उसको अगेन हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमाटा में जॉलेस हैं, उनके जबड़े नहीं हैं, उनका ईल जैसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर माउथ है, उनकी बॉडी पर किसी तरीके के स्केल्स नहीं हैं, और उनकी जो स्किन है वो काफ़ी स्लिमी स्किन है, स्लिम स्किन है, राइट। नेक्स्ट इज पाइसेस जो पानी में रहते हैं, जनरली फिश। एक्सोस्केलेटन है, इनकी बॉडी पर स्केल्स देखने को मिलते हैं। एंडोस्केलेटन भी होती हैं जिनकी बॉडी बोन्स और कार्टिलेजेस से बनी होती हैं, और ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ये गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और इनकी भी जो स्किन है वो कैसी होती है, स्लिमी होती है। नेक्स्ट इज
रेप्टिलिया में एक्सोस्केलेटन स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी पर भी स्केल्स होते हैं। ये वो जो रेंग सकते हैं ज़मीन पर, ये भी एग्स जो हैं वो ले करते हैं। एव्स जो हवा में उड़ते हैं, ये भी एक्सोस्केलेटन होते हैं, इनमें फेदर्स होते हैं, इनकी बॉडी फेदर्स से कवर्ड होती है और इनके जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि ये हवा में उड़ पाते हैं, राइट। ये भी एग्स ले करते हैं। पानी में इनको एग्स ले करने की ज़रूरत नहीं होती है और फ्लाइट पॉसिबल, मतलब ये हवा में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैमेलिया, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हों वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये भी एक्सोस्केलेटन होते हैं, इनमें हेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादातर। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हम इनको कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जो एनिमल्स हैं उनको हम इन सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट. Now the next topic that we are going to study here is the nomenclature. Nomenclature का मतलब जनरली होता है नाम देना. So nomenclature में क्या होता है वो चीज़ समझते हैं. Why is there a need for systematic naming of living organisms? जैसे कि मैंने भी बताया कि nomenclature का मतलब होता है नाम देना. तो जब हम हमको जैसे जैसे नई नई स्पीशीज़ मिलती हैं वैसे वैसे उनको नाम देना ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है वो समझते हैं. As you might be able to appreciate it, it would be difficult for people speaking or writing in different languages to know when they are talking about the same organisms. We know that there are so many languages और हर एक लैंग्वेज में जो एनिमल है या जो प्लांट है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, राइट. तो एक कॉमन नेम देना सबको बहुत ज़रूरी था जिससे कि वर्ल्ड वाइड सारे जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको एक कॉमन नेम से जाना जा सके. दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व बाय अग्रीइंग अपॉन अ साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द सेम मैनर. तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको एक कॉमन नेम दिया गया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा और उस नेम को क्या बोला गया, साइंटिफिक नेम, राइट. जैसे हर एक केमिकल का अपना एक सिंबल और एक फॉर्मूला होता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होता है, वैसे ही हर एक प्लांट और हर एक एनिमल को एक साइंटिफिक नेम दिया गया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो. फॉर वेरियस सब्सटेंस आर यूज्ड द वर्ल्ड ओवर. द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और इन नाम की हेल्प से हम उनको वर्ल्ड में पहचान सकते हैं कहीं पर भी, राइट. द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर was used today was introduced by Carolus Linnaeus. तो नॉमेनक्लेचर का ये जो साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है या नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनानियस ने इन द 18th सेंचुरी में. द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो इस क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है विच पुट इट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू. सो कोई ऑर्गेनिज्म किसी कैटेगरी को कितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या रखा जाएगा. बट व्हेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज़ वी डू नॉट लिस्ट आउट द होल हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट बिलोंग्स टू. बट जब हम किसी भी स्पीशी को एक नाम देते हैं तो हम उस पूरे ग्रुप को चेकआउट नहीं करते हैं कि वो किस ग्रुप को एक्चुअल में एग्जैक्टली बिलोंग कर रहा है. Instead, we limit ourselves to writing the name of the genus and the species of the particular organism. Basically उसको नाम देते समय हम सिर्फ उसकी जीनस के बारे में और उसकी स्पीशी वो जिस स्पीशी को बिलोंग कर रहा है उस स्पीशी के बारे में लिखते हैं. World over, it has been agreed that both these names will be used in Latin forms. और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्टेबल है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो साइंटिफिक नेम होगा
वो लैटिन लैंग्वेज में रखा जाएगा. सर्टेन कन्वेंशंस आर फॉलोड वाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स. जब भी हम साइंटिफिक नेम्स रखते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो जीनस है उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए. द नेम ऑफ द स्पीशीज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर. जो स्पीशी है उसका नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाए. When printed, the scientific name is given as in italic. जब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक लेटर्स से शो किया जाए. When written by hand, the genus name and the species name have to be underlined separately. जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो वहाँ पर जो जीनस नेम और स्पीशी नेम है उसको अंडरलाइन किया जाए. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम साइंटिफिक नेमिंग की बात करते हैं. राइट. सो इस तरीके से हम किसी भी प्लांट या एनिमल को एक साइंटिफिक नेम देते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर. राइट. हियर आर सम फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड लर्न बाय योर ओन. यू शुड रीड बाय योर ओन. These are some of the few key points that you can read by your own for the revision of the chapter, right? So that's all for today's class, students. Hence our chapter is completed now. From our next class we are going to start our next chapter. Thank you.